हेलो सी एंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट पेपर आपका रहता है एफएमयू को, फिर आप फ्री हो जाएंगे, आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। सी एग्जाम्स को कंप्लीट कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, जो कि आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो डियर, आज आपका ये एसएसएम का पेपर था। अभी तक जो आपसे फीडबैक आ रहा है, पेपर वाज गुड, पेपर वाज इजी टू एवरेज। बट हाँ डियर, सीए के एग्जाम्स हैं, पेपर लेंदी तो होगा ही होगा। बट जैसा ग्रुप वन में पेपर्स जैसा आ रहे थे, वो ऐसे ग्रुप टू में ऐसे पेपर्स नहीं आ रहे, जो कि ज्यादातर बच्चों का फीडबैक। अच्छा, इस वाले वीडियो में हम आपके साथ एआईएसएसएम के पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इसके लिए हम आपके साथ एक अलग से फाइल हम आपके साथ मतलब शेयर करेंगे, जिसमें हम आपके साथ प्रॉपर उसका आंसर क्या होगा वो हम आपके साथ मतलब देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि पेपर आपका ओवरऑल कैसा था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खास तौर पे इजी था, और इस वाले एग्जाम में हम कह सकते हैं मतलब 23 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में खास तौर पे एक बात देखने को मिली कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ज्यादा नहीं दिए थे। दो क्वेश्चंस आए थे शायद केस स्टडी टाइप वाले, जो कि लास्ट मतलब कुछ अटेम्प्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी टाइप आ रहे थे। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। 2 क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले आए, उसमें से एक तो खैर बहुत ईजी था और एक में भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी। सो ओवरऑल द पेपर वाज गुड। तो फिर एक काम करते हैं, जल्दी से हम इस पेपर का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वाइज। इसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपके साथ अलग से लेकर आएंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इन मोस्ट सॉफ्टवेयर देयर आर 3 लेयर्स। आपको बताया डियर कि कौन से 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है सर एप्लीकेशन लेयर, एक होता है डेटाबेस लेयर, और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। जिसको आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना था। अच्छा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटीएम। एटीएम के बारे में, आप एटीएम चैनल सर्वर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एटीएम चैनल सर्वर 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो साहब ये सारे के सारे बैंक अकाउंट होल्डर्स के डिटेल्स को स्टोर करता है। दूसरा ये पॉजिटिव बैलेंस फाइल को क्रिएट करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अच्छा, Operations management is responsible for daily running of the hardware and software facility. Operations management typically controls over many functions. Explain any 6 of them. तो साहब याद करें operations management के क्या क्या functions हो सकते थे। सर कंप्यूटर operations, नेटवर्क operations, इसके बाद इवन हेल्प डेस्क, प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइल लाइब्रेरी, डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री वगैरह। इस तरीके के आपका आंसर ये चैप्टर नंबर 3 से। अच्छा, फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिंपल प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। पिछले कुछ अटेम्प्ट से डियर इंस्टीट्यूट ना फ्लो चार्ट को इंस्टीट्यूट ने पूछना मतलब छोड़ दिया है। थ्योरी फ्लो चार्ट की ज्यादा आ रही है। बट साहब इसी क्या होगा, फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस क्या क्या है। फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस है सर कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन करना मतलब डिफिकल्ट है, रिप्रोडक्शन करना इजी नहीं है, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक सेंस के। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के 6 की फीचर्स को एक्सप्लेन करना है डियर। ये सेम क्वेश्चन हमारे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में भी कवर्ड। और हाँ, जिन बच्चों ने वो 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक और साथ में वो एमआरएन किया है, उनके लिए डियर ये पेपर तो खैर काफी इजी होना ही था। और क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमारे कहीं ना कहीं से टैली हो गए। गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन्होंने पूछा है कि साहब ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिटेल सॉल्यूशन वीडियो हम आपके साथ लेकर आएंगे। बट अगेन, ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब प्राइवेट बैंक इज प्लानिंग टू माइग्रेट ऑल द एग्जिस्टिंग, इन्होंने पूछा एक्सप्लेन इन 6 कॉमन आईटी रिस्क रिलेटेड टू सीबीएस। तो साहब आईटी रिस्क रिलेटेड टू सीबीएस क्या क्या हो सकता है सर। ऑथराइजेशन कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, ओनरशिप ऑफ प्रोसेस मतलब डेटा एक्सेस कंट्रोल, रिस्पॉन्स टाइम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो डियर ये 6 आपके रिस्क हो गए जो कि आपका आईटी रिस्क है सीबीएस का। अच्छा, द पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। बताएं पब्लिक क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं सर। स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रिंजेंट एलएस मतलब एसएलएस होते हैं, स्ट्रिंजेंट एसएलएस होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, अफोर्डेबल होता है, और लेस सिक्योर होता है। सो दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। अच्छा, देखिए कहते हैं एक्सप्लेन 6 एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉस। 6 नंबर का हमने ये एमआरएन में हमारे पेज नंबर 17 में ये एज इट इज क्वेश्चन है कि साइबर लॉस के 6 एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने एमआरएन भी रेफर किया है, तो हमने आपको कहा था कि इसका प्रिंट करा के रख लें और आपको ये जो है ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ। देखेंगे साहब एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉस आईटी एक्ट। तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से आपको कोई भी 6 एडवांटेजेस आपको लिखने थे। आगे आते हैं जल्दी से। Audit of environmental control requires IS auditor to conduct physical inspection। इन्होंने पूछा है कि जब आप
जब आप एनवायरमेंटल कंट्रोल का ऑडिट करने को जाएंगे उस समय आप किन किन बातों का ध्यान देंगे डियर? जब आप एनवायरमेंटल कंट्रोल का ऑडिट करने को जाएंगे तो आपको देखना है कि बैकअप सही से काम कर रहा है कि नहीं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एसी सही से काम कर रहा है कि नहीं, पावर कंडीशनिंग सही से काम कर रही है कि नहीं, वाटर मीन्स डिटेक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, और फायर डिटेक्शन वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसको आप कंसिडर करेंगे. आपको एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डियर. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो इस बार मतलब गजब हो गया. बच्चों की फीडबैक है कि सर आपका जो 1 डे रिवीजन था उसमें से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिला. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. रमेश एंड सुरेश ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स. इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल एम्प्लॉयड बाय रमेश एंड सुरेश. अगर आप रमेश को देखेंगे तो जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए उनको पता है रमेश ने क्या एम्प्लॉय किया है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लीडरशिप, और सुरेश ने क्या एम्प्लॉय किया है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. सर कैसे कह सकते हैं, देखेंगे साहब. रमेश एडहेयर्स टू स्ट्रिक्ट रूल एंड प्रोसीजर. तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर किससे रिलेट करता है, ट्रेडिशनल लीडरशिप. और अगर आप सुरेश की बात करते हैं, सुरेश अनलाइक रमेश डिड नॉट प्रायोरिटाइज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. सुरेश इंस्पायर्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स बाय मेकिंग देम फील द लीडर्स रेदर देन जस्ट पार्टिसिपेंट्स. मतलब ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. अच्छा, व्हाट आर द कंडीशन सिचुएशंस दैट मेक सच लीडरशिप स्टाइल मोर अप्रोप्रिएट. अगर आप ट्रेडिशनल लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो साहब ये कब कब फॉलो किया जाता है, जब एनवायरमेंट आपका स्टेबल होता है, एंटिटी को कोई मेजर चेंज एम्बेरेस नहीं करना होता, और जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी सही तरीके से काम कर रही होती है, मींस मैच्योर्ड होती है. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल आपका फॉलो करते हैं. 3 एग्जांपल्स या 3 केसेस ऐसे. सर जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत मेजर चेंज करना होता है, जब एंटिटी अपने इनिशियल स्टेज में होती है या फिर स्टार्टअप होती है, या जब एनवायरनमेंट जो है वो हाईली मतलब ट्रबलेंट है, तो फिर हम इस वाले स्टाइल को जनरली फॉलो करते हैं. अच्छा, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप स्ट्रेटजीज. कहते हैं साहब मैनेजमेंट जो है वो सारे के सारे लेवल्स पे स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है. याद करें 3 लेवल्स पे आपकी स्ट्रेटजी बनती थी. कौन कौन सी सर, टॉप या फिर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस या फिर मतलब डिविजनल लेवल, और फाइनली फंक्शन लेवल की स्ट्रेटजीज. तो आपको तीनों लेवल की स्ट्रेटजीज के बारे में बताना है, और आप चाहें तो इनके बीच में कुछ फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि साहब जो हमारी टॉप लेवल स्ट्रेटजी होती है ये हाईएस्ट मतलब टाइम पीरियड के लिए होती है, और जो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज होती है ये कंपैरेटिवली सबसे कम समय के लिए बनती है, वगैरह वगैरह. किसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, किसमें कम इन्वॉल्व होता है, किसमें मतलब रिसोर्सेज वगैरह ज्यादा यूज होते हैं. तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर है डियर, तो 5 नंबर के लिए आपको अच्छा खासा कुछ मेंशन करना पड़ेगा. बट आप इसलिए कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी. चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन. अच्छा, the sustainability of competitive advantage and a firm's ability to earn profit from its competitive advantage. अच्छा, हमने डियर अभी ना कुछ समय पहले इंस्टीट्यूट के मिड 2023 के लिए आरटीपीज और एमटीपीज का वीडियो भी अपलोड किया था, और उसमें भी ये सेम ही क्वेश्चन था. साहब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर आपको चाहिए तो रिसोर्सेज एंड मतलब कैपेबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही इंश्योर करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे सर, ड्यूरेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, इमिटेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी. तो ये इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब डियर इससे इजी क्या होगा. अच्छा, आगे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. इसमें कुछ भी तरीके का केस स्टडी टाइप अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है. और हाँ डियर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी आपको एक केस स्टडी टाइप नहीं कह सकते. हमने आपके साथ ना एक और वीडियो अपलोड किया था, रीसेंट केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई, जिसमें हमने ना बहुत सारे पास्ट अटेम्प्ट के आरटीपीज और एमटीपीज और पास्ट एग्जाम्स का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हमने वहां पे अपलोड किया था. उसमें भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे. तो मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज्यादा परेशानी आई होगी कि रमेश और मतलब सुरेश जो है वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है, और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा उनके लिए परेशानी हो सकती है. हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इज ए 1% कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, इज मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक एंड मेडिकल ड्रग्स इन इंडिया. तो एक कंपनी है जिसका नाम है HPPL, और अगली जो कंपनी जिसका नाम है हाइजीन मतलब लेबोरेटरीज PLC मींस HPL. तो एक कंपनी जिसका नाम है HPPL, और सेकंड कंपनी का नाम है HLP. अच्छा, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन के साथ है और एक मेजर प्लेयर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में. इंडिविजुअली ईच कंपनी हैज इट्स ओन कोर कॉम्पिटेंसेस. कहते हैं साहब दोनों कंपनीज इंडिविजुअली सही से काम कर रही हैं, बट आपको पता है डीआर अगर ये दोनों कंपनी साथ आ जाएं तो एक तरीके का गेन क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जी गेन. ठीक है. अच्छा, हाउ एडिशनल फोकस बाय द स्टेट ऑन जेनरिक मेडिसिन विद रिन्यूड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर पोजिंग चैलेंजेस इन फियर्स कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट. आपको पता है डियर आज के समय हमारे देश में क्या प्रमोट किया जा रहा है, जेनरिक ड्रग्स. इसकी वजह से कंपनीज जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर को फील कर रही हैं. चलें, कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ सिनर्जी, तो ये वर्ड यहाँ पे आ गया. बोथ द कंपनीज आर कंसिडरिंग टू जॉइन हैंड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. दोनों कंपनीज ना आपस में हैंड को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. डियर फ्रेंड्स, दो कंपनीज जब हैंड
हैंड को ज्वाइन करती हैं तो ना 2-3 तरीके के सिचुएशंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग कंपनीज जब हैंड को ज्वाइन करती है तो फिर 2 तरीके के सिचुएशंस हो सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस या फिर जॉइंट वेंचर, दूसरा होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो हमें यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कंपनी ने क्या फॉलो किया। अच्छा, अर्लियर दे ट्राई टू गो फॉर अ जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटेरियलाइज। मतलब युवा के साहब हमने जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस करके देख लिया, बट हमारे लिए वो ज्यादा सुटेबल नहीं हुआ, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन, मतलब वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर का ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब क्या बचा? मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो साहब दो कंपनीज आपस में मिलकर काम कैसे कर सकती हैं? इधर इन द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस और दी जॉइंट वेंचर, दूसरा बाय वे ऑफ मर्जर्स एक्विजिशंस। तो साहब स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर तो ऑलरेडी आपने ट्राई कर लिया, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, वो हट गया। अब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? सर मर्जर्स एक्विजिशन। सर डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं? डियर, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको दूसरी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डाइवर्सिफिकेशन खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन आप किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होकर भी कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी के एक्विजिशन से भी कर सकते हैं, बट एसेंशियल नहीं है, आप खुद से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद से भी दूसरे एरिया ऑफ बिजनेस में लेके जा सकते हैं। इसके लिए ये एसेंशियल नहीं है कि आपको दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। ये इसकी हम ये नहीं कह सकते कि एक एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, अच्छा तो आप चाहते क्या हो? अच्छा, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स अबव, इफ HPPL एंड HLP जॉइन हैंड्स, अच्छा इन्होंने आपस में हैंड को ज्वाइन कर लिया, आगे पढ़ेंगे, एंड मेक्स अ न्यू एंटिटी नेम्ड हेल्थ एंड हाइजीनिक फार्मा लिमिटेड। अच्छा, तो इन दोनों कंपनीज ने आपस में हैंड ज्वाइन करके एक तीसरी एंटिटी क्रिएट करके, मींस क्या हो गया? कंसोलिडेशन या फिर मर्जर, मींस दो एग्जिस्टिंग कंपनीज बंद हो गई और इनकी वजह से एक तीसरी एंटिटी क्रिएट हो गई। इसको आप क्या नाम देंगे? मर्जर। दिस ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज बेसिकली व्हाट? मर्जर। ठीक बात है साहब। अच्छा, मतलब सेकंड वाला पॉइंट, इन केस HLP सोल्ड आउट टू HPPL, मतलब ये हुआ कि HLP ने अपने आप को HPPL को सेल कर दिया। सर कैसी बातें कर रहे हैं? सेल कर दिया मतलब अपने शेयर्स, मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी के शेयर्स किसने खरीद लिए? HPPL ने खरीद लिए। हमारी कंपनी के शेयर्स HPPL ने खरीद लिए। अब डियर, यहां पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाह रहा हूं। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स मार्केट से उठा लेते हैं या प्रमोटर से परचेज कर लेते हैं, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स मार्केट से मतलब उठा लेते हैं या प्रमोटर से परचेज कर लेते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस कंपनी को एज इट इज रन करने दें, उसके शेयर्स आपके पास हैं, आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन के आप अकॉर्डिंगली उसके मैनेजमेंट में जो आपको उस कंपनी को रन करना है, आप उस हिसाब से उस कंपनी को रन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उस कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को फिनिश कर दें और उस कंपनी को अपने में मर्ज कर लें। तो साहब ये भी ऑप्शन है, टाटा ने लैंड रोवर का एक्विजिशन किया, बट टाटा ने उस कंपनी को बंद नहीं कर दिया। लैंड रोवर साहब एक सेपरेट एंटिटी की तरह से काम करता है। अंतर क्या है कि उसकी ओनरशिप किसके पास है? टाटा मोटर्स के पास है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ, मतलब टाटा मोटर्स चाहता तो ये भी कर सकता था कि उस कंपनी की एग्जिस्टेंस को फिनिश करके उसको अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता, वो भी हो सकता है। तो डियर, एक्विजिशन में ये जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाली कंपनी को बंद ही करना है, आप उसको रन भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बारे में सारे के सारे प्लानिंग आप कर सकते हैं क्योंकि आप उसकी पेरेंट या फिर होल्डिंग कंपनी है। ठीक बात है। बट यहां पे क्या हुआ? यहां पे HPPL ने HLP का एक्विजिशन किया बट इन्होंने HLP को बंद कर दिया। तो सर HLP को बंद कर दिया तो फिर एक्विजिशन क्यों किया? बंद कर दिया इन द सेंस कि कंपनी का नाम हटा दिया, बाकी कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह सब इन्होंने आपस में अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिए, मर्ज कर लिए। ठीक बात है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है? एक्विजिशन। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अबव टू आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजीज? तो आपको मर्जर वर्सेस एक्विजिशन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आगे आते हैं, बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम्स एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द कंपनी। याद करें माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, इसको क्या नाम देते हैं? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सवाल बनता है कि कब ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ज्यादा रेलेवेंट होता है? सर जब बायर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, बायर्स जब लार्ज होते हैं, जब बायर्स हम कह सकते हैं बिग होते हैं, जब बायर्स के पास फुल इंफॉर्मेशन होती है, जब बायर्स जो हैं उनको बायर्स को जो हम मतलब प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं वो बायर्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल या फिर स्पेशलाइज नेचर के नहीं हैं, और जब सेलर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में तब बायर्स के पास एक सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर होती है। ठीक है। आगे आते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन लाइट ऑफ सेम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सक्सेस से डील करता है। ये मतलब सीनियर लेवल मैनेजमेंट का काम है और ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस वगैरह का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। अच्छा,
स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन इंप्लीमेंटेशन रिजल्ट एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब डियर इससे या इससे ऑब्वियस क्वेश्चंस और क्या आ सकते हैं मुझे बताएं ना। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कितने तरह के हो सकते हैं सर? प्रीमाइसेस कंट्रोल होता है, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस होता है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होता है और इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल होता है। ठीक बात है। अच्छा आगे आते हैं। चेंजेस इन एनवायरनमेंट ऑफ्टन रिक्वायर्स बिजनेसेस टू मेक मॉडिफिकेशंस इन देयर स्ट्रेटजीज। बिल्कुल सही बात है। इन व्यू ऑफ द सेम एक्सप्लेन द एरियाज टू बी फोकस व्हाइल कंसीडरिंग द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज। तो डियर यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में बताना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। इसमें हम आपका टाइम नहीं लगाते, हम आपको थोड़ा सा भी बताना चाहते हैं। Retu has been appointed as CEO of Pro Limited. He is given the responsibility of developing new products and improving old products. अच्छी बात है। He is facing a conflict whether the firm should develop R&D expertise internally or outsource it to the external agency. Dear हमने ना इसको MRN में भी कवर किया हुआ है। हमने इसको ना मतलब MRN में तो खैर हमने 100% चीजें ही मतलब कवर की हुई हैं। इसको हमने 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक में भी कवर किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या गाइडलाइंस हैं जो कि हमें इस बात को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं कि हमें R&D इंटरनली करना चाहिए या कि हमें R&D आउटसोर्स कर देना चाहिए। डियर आपको पता है इसके लिए आपको दो फैक्टर्स देखने होते हैं। पहला क्या? पेस ऑफ चेंज इन R&D और दूसरा क्या? रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडस्ट्री। तो इनके ही प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन से हम इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि हमें R&D इंटरनली करनी चाहिए या फिर हमें किसी एक्सटर्नल पार्टी से परचेज कर लेनी चाहिए। तो डियर अगर मैं लास्ट सो मेनी ईयर्स के पेपर को देखूं, मे 2023 का पेपर कंपैरेटिवली उनके मुकाबले थोड़ा सा इजी। मैं ये नहीं कह रहा डियर कि पेपर इजी है, सीए का पेपर इजी नहीं होता, बट हाँ अगर मैं उनसे कंपेयर करूं देन दिस पेपर वाज मोर मैनेजेबल फॉर द स्टूडेंट्स अगर एग्जाम के सिचुएशन में जाते हैं। और हाँ जिन बच्चों ने ग्रुप 1 भी दिया हुआ है साथ में साहब, तो ग्रुप 1 में जो मतलब हम कह सकते हैं कि मेंटल हैरेसमेंट इंस्टीट्यूट ने उनके साथ की है, उसके बाद ग्रुप 2 के पेपर्स तो खैर थोड़े से इजी आने ही थे।